नमस्कार दोस्तों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोहो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है, आज हम लोग करने वाले हैं। ये विशेष रूप से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को हम छोड़कर बाकी के सामान्य जानकारी के प्रश्न जो हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू होते हैं, उनको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ और थोड़ा सही नहीं है, तो आप लोग इसे थोड़ा मैनेज कर लेना। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी एन्सेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एन्सेफेलाइटिस से अधिक जनसंख्या में हुई बच्चों की मौत के पश्चात केंद्र सरकार ने जापानी एन्सेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और ये एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक एवं विचारक थे और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। राइट ऑप्शन है इसका बी, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। यह संग्रहालय भारतीय रेल की धरोहर पर ध्यान आकर्षित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो वर्ष 2010 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन और इसके समन में विकासशील देशों की सहायता के लिए UNFCCC के अंतर्गत हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय शांगडो, इंचियोन, दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ADB इस एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में हुई थी और एशियाई विकास बैंक चरम गरीबी के प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया सी, 1966। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम मदर टेरेसा था और अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा करने के लिए वर्ष 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था या संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा वर्ष 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विजयानंद बीजू पटनायक के नाम से भी जाना जाना जाता है के अनुदान से स्थापित किया गया और प्रथम पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रदान किया गया था और यूनेस्को द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान दिया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो कुर्ग, जिसका अन्य नाम कोडागू भी है, को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है और कर्नाटक में पश्चिमी घाट की वादियों में बसे इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, कुर्ग। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार तत्कालीन सोवियत संघ के आइगोर सिकोर्स्की ने किया था। इनके द्वारा बनाया गया VS-300 हेलीकॉप्टर सभी आधुनिक सिंगल रोट हेलीकॉप्टरों का आधार है, इसलिए सिकोर्स्की को हेलीकॉप्टर का पिता माना जाता है। राइट ऑप्शन है बी, सिकोर्स्की। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत फरवरी 2023 में पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई?
तो पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई और इस बैठक के द्वितीय संस्करण का आयोजन मार्च 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से फुटपाथ विक्रेताओं अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा था। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, फुटपाथ विक्रेता। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित हुई और इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। राइट ऑप्शन है इसका दावोस स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 25 जनवरी 2023 को वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 106 पद्म पुरस्कार शामिल हैं और जिसमें से 6 पद्म विभूषण दिए गए थे, जिसमें 3 मरणोपरांत थे और 9 पद्म भूषण दिए गए थे और 91 पद्मश्री दिए गए थे, जिसमें से 7 मरणोपरांत व्यक्तियों को दिए गए हैं। और इन पुरस्कारों में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस आधार पर इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, मुलायम सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 हेतु इस दिवस की थीम थी बहुभाषी शिक्षा या शिक्षा के रूपांतरण की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन है इसका सी, 21 फरवरी। अगला है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, चाल, दूरी, आयतन, दबाव, ताप, यंग का मापांक, ये सभी अदिश राशियां हैं। इसके अलावा भार, आवेग और त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। ऑप्शन सी सही है, यंग का मापक, जो कि एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है? तो घर्षण बल दो संपर्क में रखी वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच कार्यरत वह बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। वस्तु की स्थिर अवस्था में अधिकतम घर्षण होता है और उसके बाद में सर्पी घर्षण में उससे थोड़ा कम होता है और लोटनिक घर्षण, जिसे हम लुढ़काना कहते हैं, उसमें सबसे कम होता है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिर परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी व विस्थापन में मुख्य अंतर यह है कि वस्तु का विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है, परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यह हमेशा धनात्मक होता है। ये बात गलत है, तो राइट ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, यह व्यक्त करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि एक वस्तु किसी दूसरे पिंड पर बल लगाती है तो वह वस्तु या पिंड भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, किए गए कार्य की दर है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जिसका सूत्र है P बराबर W/T, जहाँ W कार्य को प्रदर्शित करता है और P शक्ति को और T समय को प्रदर्शित करता है। राइट ऑप्शन है इसका बी, शक्ति। अगला क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए SI इकाई क्या है? तो दाब मापने की SI इकाई पास्कल है और 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और विकल्पों में दिया हुआ एम्पियर विद्युत धारा का मापक है और कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है और केल्विन ताप मापन की SI इकाई है। तो राइट ऑप्शन है इसमें पास्कल, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है और क्योंकि जो तरल पदार्थ को उबालने में लगाई जाती जो ऊर्जा तरल पदार्थ को उबालने में लगाई जाती है वह उनके मध्य के अंतर आणविक बंध को तोड़ने में व्यक्त होती है।
जबकि अणुओं की गतिज ऊर्जा समान रहती है, इसलिए तापमान तब तक समान रहता है जब तक सभी गुण बंध टूट न जाए, अर्थात जल या तरल पदार्थ वाष्पीकृत या वाष्प की अवस्था में न आ जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, तापमान नियत रहता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो इनके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा और दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बहुमूर्तिदर्शी के अंदर दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके होते हैं, जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रूक का कांच अथवा क्रोकस ग्लास सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका से बना होता है, जो सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका प्रयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, क्रूक का कांच। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर 2.0 डी है, यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रक डायोप्टर डी द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, डायोप्टर प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि सामान्यतः ठोसों में अन्य माध्यमों अर्थात द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से चलती है। ध्वनि की चाल का घटता हुआ विभिन्न माध्यमों में क्रम इस प्रकार है, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में, अर्थात ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। राइट ऑप्शन है बी, ठोस। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग एक बटा गुना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000वां गुना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील गैस है। 100 मिली जल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 30 ग्राम तक अमोनिया घुल सकती है। तो पानी में अमोनिया का विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि NH4OH कहलाता है। तो राइट आंसर है इसका सी, अमोनिया। अगला है, निम्नलिखित में से बोरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से बोरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो बेरियम पेरोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र BaO2 है। बेरियम पेरोक्साइड का उपयोग व्यंजक और आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, BaO2। अगला क्वेश्चन है, दाब मापने की SI इकाई क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ पर दो बार रिपीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो लेड सेकेंड सल्फाइड का सामान्य नाम गैलेना है। यह लेड का एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा यह चांदी का भी उत्तम स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र PbS होता है। उसका राइट ऑप्शन हो गया सी, गैलेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन में सदैव कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनता है, अर्थात किसी पदार्थ पर होने वाली रासायनिक क्रिया से एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। अतः जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में यह जल ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, भाप में पानी परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। समताप मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यहाँ पे मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है, इसको कहते हैं। तो हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है फेफड़ों की कुल सामर्थ्य या क्षमता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, महत्वपूर्ण फेफड़ों की क्षमता। वैसे सिमिलर ऑप्शन इसका डी भी है, फेफड़ों की कुल क्षमता।
लेकिन आंसर शीट में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो महत्वपूर्ण फेफड़ों की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा रुधिर का हल्के पीले रंग का और हल्का सा क्षारीय, साफ, पारदर्शक एवं निर्जीव आधारभूत तरल भाग होता है। यह रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें लगभग 91% जल होता है और शेष 9% भाग में कई प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो निकटतम विकल्प यहाँ पे बी है, 54% लगभग में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन है बी, 54%। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होती है और विटामिन सी खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना व रोगी का चेहरा पीला पड़ना है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। राइट ऑप्शन है इसका सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं? तो पॉलिएस्टर पॉलीमर की श्रेणी है, इसमें एस्टर क्रियात्मक समूह इसकी मुख्य श्रृंखला में पाया जाता है। यह एक कृत्रिम रेशा है जो सामान्यतः पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट का एक प्रकार है। इनसे बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं तथा बिना प्रेस किए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, पॉलिएस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो ऊन एक कार्बनिक अवयव है। यह मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया सी, ऊन। अगला क्वेश्चन है, जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को किस नाम से जाना जाता है जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी के रूप में रखना होता है? तो जमा राशि के उस प्रतिशत को जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी के रूप में रखना होता है उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया बी, नगद आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन है, समशिष्ट अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। तो समशिष्ट अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका उद्देश्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ढांचे, उनकी प्राथमिकताओं अथवा सरकार द्वारा निर्मित नीतियों का अध्ययन करना है। तो समशिष्ट अर्थशास्त्र के कुछ आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक विकास, व्यापार चक्र, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समशिष्ट आर्थिक नीति आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन है ए, आय का वृत्ताकार प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो योजना अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 51A। भारत के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 51A। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं से संबंध में प्रावधान है, अर्हताओं के संबंध में प्रावधान है। राइट ऑप्शन है इसका डी, अनुच्छेद 52। राइट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से
परामर्श करके उसको सौंप सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 258 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विशेष से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया डी, आकस्मिक निधि। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 के तहत लोकसभा अथवा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्यों का न्यूनतम 1/10वां भाग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा की बहस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है। साथ ही राज्यसभा की बहस भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। तो राइट ऑप्शन है बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका निकटतम उत्तर विकल्प ए होगा। वैसे इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकटतम 1773 की जगह पर 1774 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया ए, 324। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से किसकी अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका डी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या है? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत आरोही क्रम में ग्राम सभा, पंचायत समिति और उसके बाद में जिला परिषद आते हैं। तो विकल्प बी सही है, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय फर्स्ट में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए
गांधी जी को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1919 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वर्ष 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ में भारतीय ध्वज फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वह कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं और 22 अगस्त 2007 में जर्मनी के स्टुअर्ट गॉट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया जर्मनी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। इसका राइट ऑप्शन है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया? तो वर्ष 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया। वर्ष 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1909। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। यह गीत उन्होंने 1905 में लिखा था। राइट ऑप्शन है ए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के लिए स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान 737 केल्विन जो कि डिग्री सेल्सियस में 764 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले का परिणाम है। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर समताप मंडल में ऑक्सीजन पर सूर्य से आने वाले तीव्र ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरणों यूवी विकिरण की क्रिया से ओजोन O3 गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यूवी विकिरण। अगला है, बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है?
तो बाथोलिथ आग्नेय चट्टान का ही एक प्रकार है। इसे महास्कंद या आद्य शैल के नाम से भी जाना जाता है। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्यवर्ती अच्छी भाग में आद्य शैल अवस्थित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं और इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और पेगमेंटाइड, एंडेसाइट आदि आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं, जबकि डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, विरितिका। इसका राइट ऑप्शन है डी, वितरिका। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जल मार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जल मार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है और राम सेतु पाक जलडमरू में ही स्थित है। इसका राइट ऑप्शन है डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। तो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबीथू और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, किबीथू। अगला क्वेश्चन है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती पर्वत प्रकार की भूमि पर की जाती है। पर्वतीय प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायता करते हैं। उसका राइट ऑप्शन है डी, पर्वत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कहलाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, स्वर्णिम इसका राइट ऑप्शन है सी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो चावल की फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, चावल। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य सिक्किम है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.88 किलोमीटर है। 13 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, नालको और बाल्को नाम निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़े हैं? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को भारत की एल्यूमिनियम कंपनियां हैं। नालको की स्थापना 7 जनवरी 1981 को भुवनेश्वर में की गई थी और बाल्को की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। नालको कंपनी खनन, धातु और विद्युत में एकीकृत और विविध प्रचालनों वाली श्रेणी ए का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका प्राचीन बंदरगाह सोपारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी
में भी सोपारा का उल्लेख है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। यह पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इस पोर्ट को नवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। जबकि विकल्पों में दी हुई सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है, और सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है इसका ए, अनुपम झील। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, अनुपम झील। अगला क्वेश्चन है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, इसलिए विकल्प ई सही है। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो साग सब्जियों तथा फल आदि का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अतः खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक वनों उन्मूलन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, वनों उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वाश इंगित करता है। तो ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, वन ह्रास का मुख्य कारण है। तो वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकीकरण है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो 2021 के अनुसार वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर तथा नागालैंड हैं। तो विकल्पों में राइट आंसर दिया है सी, मिजोरम, जिसमें लगभग 84.53% अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आर्सेनिक। और आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैड फुट नामक बीमारी हो जाती है, इसे याद रखना आप लोग। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 2/3। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है, और केरल देश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1084। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, और 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल उत्पादन का 70.65% से अधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल और तमिलनाडु हैं, जो कि कर्नाटक के ही पड़ोसी राज्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है,
और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, और यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत में लघु सिंचाई परियोजनाएं, इसके तहत 200 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बरसीन अपतटीय क्षेत्रों में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, अपतटीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो हैप्च्योर रेखाएं किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, हैप्च्योर। तो ये आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जिसकी टाइमिंग रात में 8 बजे होगी। आपको आपसे रोज़ वीडियो 8 बजे मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।